बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद कामरान, पाकिस्तान नेशनल टेलीविज़न से। मेरे साथ इस वक्त तहरीक जवानान पाकिस्तान के चेयरपर्सन अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं। इनसे जो मौजूदा सूरत हाल मुल्क की बनी हुई है, इस सिलसिले में इनसे बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमें। सर जब इन हालात में, जब मुल्क एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, महंगाई का तूफ़ान है, हर आदमी परेशान है, इसके बावजूद हवस साहब साहब को हुकूमत ने आज गिरफ़्तार किया है और अफरा तफरी का आलम एक पूरे मुल्क में पैदा हो गया। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले तो शिद्दत से मज़म्मत करता हूँ। और अगर साद रिजवी साहब को इन्होंने रिहा नहीं किया जल्द से जल्द, तो मैं अपनी तहरीक जवानान पाकिस्तान को इसके साथ शामिल करूँगा। इस सारे मामले के अंदर इन्होंने मजाक बना लिया हर चीज़ का। ये धोखा देते रहे दरमियान में। शेख रशीद साहब जो है वो कहते रहे कि हमारे मामलात हैं, हम तो आगे मिल के काम चलेंगे या कुछ करेंगे। और फिर ये बाकायदा ये काम क्यों किया? अगर ये साथ चलने की बातें हो रही थी। देखें, दूसरी बात यह है कि अगर आपने गिरफ़्तारी करना, आप इनकी एक अक्लमंदी को आप ज़रा सलाम करें कि 13 तारीख को 14 तारीख को कर लेते। जब रमज़ान शरीफ शुरू हो जाता तो हालात ज़रा थोड़े से नरम पड़ जाते। और अब कर देने का मकसद क्या है? इस्तेमार की क़ुव्वतें पाकिस्तान के ऊपर इस बुरी तरीके से जो है वो छा गई हैं कि पाकिस्तान के नज़रिए से प्यार करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के रखवाले, अब उनके ऊपर मगरिब से हुक्म आएगा और वो जो है यहाँ नाफिजुल अमल होगा। ये नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। ये गलत है। और जो मुल्क की सूरत हाल जिसके ऊपर आप कह रहे हैं, मुल्क की सूरत हाल, जब मुआशी बदहाली, ये सारी बातें अभी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। ये पीडीएम जब जलसे कर रही थी, लॉन्ग मार्च कर रही थी, तब उस टाइम पे लोगों को नहीं नज़र आया। अभी जो है वो नज़र आना। और जब ये वही बातें, जब चीनी सदर ने पाकिस्तान आना था, शी जिनपिंग साहब ने, और इमरान खान साहब का धरना दिया जा रहा था, तो तब मुआशी पाकिस्तान की बदहाली जो है वो सामने नहीं नज़र आई। आज सिर्फ नामूस की बात करने के ऊपर क्या साद रिजवी साहब का अपना कोई एजेंडा है? ज़ात का एजेंडा? वो क्या कह रहे हैं कि मुझे पैसे दे दो, मुझे हुकूमत दे दो, मुझे क्या दे दो, मुझे मिनिस्ट्री दे दो? क्या कह रहे हैं? एक खादिम हुसैन रिजवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मिशन ही लेके आगे चल रहे हैं ना। तो ये बात करने में इसमें क्या है? सरासर धोखा दिया गया है, सरासर जो है वो ज्यादती हुई है। और खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो चाहने वाले हैं और उनके नज़रियाती जो साथी हैं, जो पूरे पाकिस्तान में नहीं आलम इस्लाम में मौजूद हैं, क्या खादिम हुसैन रिजवी साहब एक सोच का नाम थे ना। बात यह है कि वो नामूस रिसालत की बात कर रहे थे, वो इस्लाम की बात कर रहे थे, गैरत और हमियत की बात कर रहे थे, इकबाल की बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे ना जी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर, मुल्क के अंदर आप अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं। हुकूमत को किसी दुश्मन की क्यों ज़रूरत है? एक पीडीएम चली गई है, उन्होंने दूसरी जो है वो खादिम हुसैन रिजवी साहब के चाहने वाले, लब्बैक वाले जो है, उनको जो है आज फिर उभार दिया। फिर तेरे क्या है, फिर तेरे हसीनों को ज़रूरत है ना, कि बाकी है अभी रंग मेरे खूने जिगर में। दुनिया के बड़े बड़े मामलात अफ़हाम तफ़हीम से और डायलॉग से हल होते हैं। बड़े बड़े मसले हैं, लोगों ने हल किए हैं, सियासी माइंड रखने वाले लोग हैं। इमरान खान की हुकूमत वैसे भी डामाडोल है, काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना है। ऐसे सफ़ीर को निकलवाते उसके बरक्स उन्होंने हाफिज़ साहब को गिरफ़्तार करके एक नया पंडोरा बाज़ खोल लिया। इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जब फैज़ाबाद के अंदर धरना हुआ और उसके बाद फिर रहलत हो गई एक बहुत बड़े लीडर की, तो उस टाइम पे क्या नूरुल हक कादरी साहब गारंटर थे और उन्होंने बाकायदा आके, उनके साथ हुकूमती अहलकार थे, ओहदेदारान थे, ज़िम्मेदारान थे। उन्होंने एक मुआहदा किया जिसको बाकायदा दुनिया ने देखा, वो तश्तज़बाम हुआ। उसके बाद जो है वो मुआहदे की पासदारी करते हुए फिर 17 तारीख को फरवरी की रखा गया। उसमें एक बाकायदा सोशल मीडिया कैंपेन चली और बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन चली और लोगों की बड़ी उम्मीदें थीं। उसके ऊपर फिर साद साहब को बहुत तनकीद का निशाना भी जो है वो बनना पड़ा कि लोगों ने कहा कि ये मौखर क्यों किया गया। फिर हुकूमत ने कहा कि जी हमें कानून साजी की ज़रूरत है, 20 अप्रैल जो है वो डेट दे दी और अब जो है वो आके आपने गिरफ़्तारी कर ली। भाई बात यह है कि कानून साजी करते सिर्फ एक फ्रांस के सफ़ीर के हवाले से नहीं, तमाम उन गुस्ताखान के ख़िलाफ़ एक कानून साजी। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है ये? कामरान साहब, किस में रह रहे हैं आप?
क्या आप किसी क्रिश्चियन रियासत में रह रहे हैं, आप किसी यहूदी रियासत में रह रहे हैं, आप हिंदू रियासत में रह रहे हैं, ओ बाबा पाकिस्तान में रह रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले पाकिस्तान में रह रहे हैं, कुरान और सुन्नत वाले पाकिस्तान में रह रहे हैं, आईने पाकिस्तान में अल्लाह को हक में आला जो है वो करार दिया गया है। मैं नहीं कह रहा, आर्टिकल 2A कहता है, किस जगह की बात कर रहे हैं। और उसके ऊपर जो है वो अगर वो कानून साजी करके डामाडोल करके फैसले नहीं करने थे, आप ना मुआहदा करते। हमने कब कहा है कि जाके फ्रांस के सफ़ीर को ही वाहिद निकालना है, भाई वो भी करें अगर ज़रूरत पड़े, लेकिन सबसे पहले कानून साजी करें ताकि आइंदा किसी की जसारत ना रहे। उसके तरीके हो सकते थे कि जी अगर ऐसे किसी भी मुल्क में इस किस्म की जसारत होगी नापाक, तो उसके ख़िलाफ़ जो है 25% पाकिस्तान अपने जो ओहदेदारान हैं, जो उस मुल्क से सिफारतकार हैं, वो निकाल लेगा और उनके भी जो है वो यहाँ से कम कर दिए जाएंगे। यानी कि कुछ तो दिखाएं ना। अगर कश्मीर का मामला जब आया तो भारत के सफ़ीर को क्या नहीं निकाला, तो फिर ये कौन सा इतना बड़ा इशू है। और क्या तुर्की के वज़ीर आज़म अपना जो सदर हैं तैयब उर्दगान, उन्होंने नहीं करके दिखाया। पाकिस्तान कब से इतना कमज़ोर हो गया, न्यूक्लियर पाकिस्तान, कलमा तैयबा पे बना हुआ पाकिस्तान। अच्छा सर, ख़बर आई है मुख्तलिफ ज़राए से पता चल रहा है कि साद रिजवी साहब पर कत्ल की FIR दर्ज हो चुकी है। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? अब हो सकता है कि वो ऐसा ना हो कि भुट्टो साहब के हवाले से उन्होंने कोई दर्ज कर दी हो। वो होता है ना बाद में जो ज़िम्नियाँ होती हैं उसके अंदर। और ये भी हो सकता है कि वो किसी और के कत्ल के, राजीव गांधी भी कत्ल हुआ था, हो सकता है उसकी डाल दी हो। ये बहरी जहाज़ के अगवा, या हो सकता है वो लैला खालिद जिसने जहाज़ अगवा किया था उसके हवाले से। मज़ाक़ा ख़ेज़ के अलावा और मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ। साद रिजवी साहब को मेरे ख्याल में अपने घर में किसी से बात करने का मौका नहीं मिलता, उनके पास इतने परस्तारों का हजूम रहता है। उनको जो है वो वहाँ बैठ के कत्ल की ये ओछे और छिछोरे और चीप हरकतें जो है बंद कर देनी चाहिए। साद रिजवी साहब को आपने इंटरव्यू में छोटा भाई कहा है, बड़ी मोहब्बत का इजहार किया आपने उनके साथ। आज छोटा भाई गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके कारकुनों में बहुत ज़्यादा अस्तराब, बेचैनी और गुस्सा पाया जाता है। हमारे चैनल के हवाले से उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? गुस्सा दबा के रखें और मौका आ रहा है। आज आपको देखें, बहुत सारे जब बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रहलत फरमा गए तो उसके बाद बहुत सारी चहमक गोइयाँ होना शुरू हो गई कि साथ साथ शायद उस मर्तबे पे पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, तहरीक लब्बैक जो है वो यकजा रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो सियासत चलना शुरू हो गई। अब हुकूमत का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू हुकूमत पाकिस्तान आपका, जिन्होंने तहरीक लब्बैक को दवाम बख्श दिया। उन्होंने दोबारा साबित कर दिया कि तहरीक लब्बैक जो है वो एक बड़ी मजबूत ताकतवर सियासी जमात है और वो नज़रियाती जमात है। खैबर से ले के कराची तक और कराची से ले के जो है कश्मीर और कश्मीर से ले के बलूचिस्तान तक आज पाकिस्तान जो है वो जाम पड़ा हुआ है। ये शुक्रिया हुकूमत पाकिस्तान का। उन्होंने साद रिजवी साहब को एक भरपूर मजबूत सियासी लीडर बना दिया। मैं यही कह सकता हूँ और क्या कहूँगा। और मैं कारकुनों को ये कहूँगा कि साद रिजवी मेरा छोटा भाई है, मैं हमीद गुल का बेटा हूँ। मैं जो बात कह दूँ पत्थर पे लकीर होती है, मैं वापस नहीं लेता इंशाअल्लाह ताला। मैंने कहा है, मैं बन के दिखाऊँगा। और मैंने आज यही पहले भी आपके शुरू में मैंने बोल दिया कि मैं कॉल दूँगा और मैं इंशाअल्लाह ताला देखूँगा कि कितनी देर तक ये साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भी बातचीत कर रहे हैं, यहाँ खामोश नहीं बैठे। कारकुनान इंतज़ार करें इंशाअल्लाह ताला। अब आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, वरना दमादम मस्त कलंदर तो हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अब्दुल्ला हमीद गुल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुना। आपका हम कहाँ तक इनकी राय से मुतफ़िक़ है, हमें इस सिलसिले में आगाह करें, अपनी राय का इज़हार कमेंट में करें। जुड़े रहिए पाकिस्तान नेशनल TV के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।